नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, बीएस नेगी जी की बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है, 11वां लेक्चर रहने वाला है। ये हमारा उत्तराखंड में गोरखा शासन के बारे में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि गोरखाकालीन जो टैक्स सिस्टम था उससे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे का बहुत ज्यादा। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, यहीं से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो उत्तराखंड में जो गोरखा शासन था ये हुआ था स्टार्ट 1790 के आसपास। ठीक है, और ये चला कब तक? 1815 तक। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर हम कुमाऊं के अंतर्गत बात करते हैं तो इनके द्वारा 25 वर्ष क्या क्या यहाँ पे रूल किया गया। वही हम गढ़वाल की बात करते हैं तो 1791 में इन्हें अटैक किया बट सफल नहीं हुआ। फिर से 1804 में इनने खुरबुड़ा के मैदान में युद्ध किया, जहाँ पे क्या होता है, प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनने 10 साल तक क्या क्या इन रूल यहाँ पे किया है गढ़वाल में। ठीक है, कुमाऊं में कितना किया है? 25 वर्ष किया गया है। गढ़वाल में कितना किया है? 10 से 11 वर्ष यहाँ पे शासन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुमाऊं एंड गढ़वाल में जो गोरखा साम्राज्य का उदय होता है, ठीक है, वहां से लेके इसका इनका प्रशासन कैसा था, इनका पतन कैसे हुआ, ये पूरा हम यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर इतिहास की इसकी बात करते हैं, नेपाल साम्राज्य की बात करते हैं। ठीक है, तो नेपाल साम्राज्य की स्थापना की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के में अगर बात करें तो जो नेपाल था ना वो छोटी छोटी कितनी 24 रियासतों में, जिसको 24 ही कहते थे, रियासतों में क्या था, विभक्त था। ठीक है, तो कब 18वीं सदी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो नेपाल है ना, यहाँ पे ना नेवार जाति निवास करती है। क्या करती है? नेवार जाति निवास करती है। इन्हीं के नाम पे क्या हुआ, इनका नाम क्या, नेपाल पड़ा। इस देश का नाम क्या पड़ा? नेपाल यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेवार जाति क्या करती थी, निवास करती थी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम 24 रियासतों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नेपाल के अंदर 24 रियासत थी ना, तो इनको एकीकरण करने का श्रेय किसको जाया जाता है? तो 1742 से लेके 1775 के आसपास नेपाल का क्या होता है, यहाँ पे एकीकरण होता है। और कौन करता है? ये करते हैं पृथ्वी नारायण शाह करते हैं। कौन करते हैं? पृथ्वी नारायण शाह इनके क्या करते हैं, नेपाल का एकीकरण करते हैं। ठीक है, और एक मजबूत नेपाल की क्या करते हैं, नींव यहाँ पे ये रखते हैं। इसके साथ ही उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। यहाँ पे उत्तराधिकार के लिए बात करें तो 1775 से लेकर 1778 3 साल तक पृथ्वी नारायण शाह के पुत्र प्रताप शाह का अल्पकालिक शासक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी नारायण शाह थे ना, के पुत्र थे इनके प्रताप शाह। कौन थे? प्रताप शाह थे। देखिए, जो हम उत्तराखंड में प्रताप शाह पढ़ते उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नो, इनने क्या किया यहाँ पे 1775 से लेकर तक यहाँ पे क्या, इनने अल्पकालिक क्या किया, शासन यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। और 1778 के आसपास थी यहाँ पे जो इनके जो थे रण बहादुर शाह, जो कि थे अल्पवयस्क थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे राजा बनते हैं। ठीक है, रण बहादुर शाह क्या बनते हैं, यहाँ पे राजा बनते हैं। देख, अब ये अवयस्क थे तो इनके अवयस्क होते हुए इनके चाचा का नाम था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके चाचा थे, इनका नाम था यहाँ पे चौतरिया बहादुर शाह। कौन थे? चौतरिया बहादुर शाह, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो संरक्षिका रानी इंद्रलक्ष्मी और दूसरी बाद में चाचा चौतरिया बहादुर शाह द्वारा क्या क्या है, विस्तारवादी नीतियां यहाँ पे लागू की जाती हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब इनमें क्या किया जाता है, अल्मोड़ा पर अधिकार के समय नेपाल नरेश रणबहादुर शाह थे। जब अल्मोड़ा पे इनकी तरह अधिकार किया जाता है ना, तो नेपाल नरेश उस टाइम पे कौन थे? नेपाल नरेश रणबहादुर शाह थे। और 1804 में विक्रम शाह राजा बने और रणबहादुर शाह ने निरूरानंद का नाम से संन्यास ले लिया। तो निरूरानंद के नाम से रणबहादुर शाह ने क्या किया, यहाँ पे 1804 में संन्यास ले लिया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और मेन चीज है, अल्मोड़ा पे जब गोरखाओं का आक्रमण होता है ना, अधिकार होता है, उस समय नेपाल का नरेश कौन था पूछेगा तो रण बहादुर शाह थे। कौन थे? रण बहादुर शाह थे। ठीक है, आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। आगे बढ़ते, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस स्लाइड को एक दो बार और देख लेना तो आपको चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुमाऊं एवं गढ़वाल पर गोरखा विजय के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, कुमाऊं में गोरखा शासन का समय क्या हुआ, कैसी चीजें इनके द्वारा की गई। सबसे पहले हम बात करेंगे कुमाऊं के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो कुमाऊं के अंतर्गत 1790 से लेके 1815 तक क्या किया गया, 25 वर्ष तक गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, निमंत्रण की बात करो तो गोरखाओं को किसने आमंत्रित किया था उत्तराखंड पे अटैक करने के लिए? तो हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को आक्रमण का न्योता दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1790 के आसपास अमर सिंह थापा, हस्तदेव चौतरिया, सुरवीर थापा और काजी जगदीप पांडे ने क्या किया, यहाँ पे नेतृत्व में यहाँ पे कुमाऊं पर क्या कहते हैं, अटैक किया जाता है। अब यहाँ पे कुमाऊं की दो सेनाएं आती हैं, दो मार्गों से आती है। एक तो काली नदी को पार करके सोर क्षेत्र में आती है, जैसे मैं उत्तराखंड का इस टाइप से मैप बनाता हूँ ना, तो उत्तराखंड का मैप, तो ये वाला रीजन, तो ये काई रिवर है, ये आपका नेपाल है।
तो यहाँ पे एक सेना तो काली नदी को पार करते हैं, यहाँ सोर क्षेत्र से आती है, सोर जो आपका सोर क्षेत्र जो पिथौरागढ़ एरिया है, ठीक है। तो पहली सेना यहाँ से आती है, एक सेना आती है इधर से आती है जो कि बिसंग मार्ग से आती है, लोहाघाट होते हुए बिसंग मार्ग से दूसरी सेना कहती है अल्मोड़ा पर आक्रमण करती है। यहाँ पे आक्रमण अल्मोड़ा है तो एक सेना यहाँ से आती है, एक सेना यहाँ से आती है, तो इनके द्वारा यहाँ पे क्या कहता है अटैक किया जाता है, ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब इसके साथ ही देखिए होता क्या है कि जो प्रारंभ में जो महेंद्र चंद्र थे ना, यहाँ पे अब 1700 में कौन थे, महेंद्र चंद्र थे, कि सेना ने अमर सिंह थापा की फौज को शिकस्त कर दिया। पहले क्या किया, जो महेंद्र चंद्र की सेना थी ना, उसने अमर सिंह थापा की सेना को शिकस्त दे दी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुमाऊं की ओर लौटते समय, ठीक है, तो बाद में क्या होता है यहाँ पे, तो इनके द्वारा फिर से यहाँ पे अटैक कर लिया जाता है और ये यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, देखिए 1790 में पहली बार महेंद्र चंद्र और गोरखा सेनापति के बीच यहाँ पे क्या होता है, लड़ाई होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अमर सिंह थापा की फौज शिकस्त, अमर सिंह थापा जो थे वो शिकस्त खा जाते हैं, ठीक है। बट फिर से क्या होता है, 1791 में यहाँ पे हवाला बाग का युद्ध होता है, ठीक है। हवाला बाग का युद्ध होता है, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अमर सिंह थापा जीत जाते हैं और महेंद्र चंद्र हार जाते हैं और कुमाऊं पर शासन हो जाता है, किसका हो जाता है, यहाँ पे गोरखाओं का शासन हो जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। परिणाम क्या होता है, हवाला बाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद्र पराजित होते हैं और गोरखाओं का अल्मोड़ा पर अधिकार यहाँ पे हो जाता है। अब कुमाऊं में यहाँ पे देख सकते हैं, अब गढ़वाल की बात करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे, गढ़वाल की बात यहाँ पे करने वाले हैं कि गढ़वाल में शासन कैसे किया। तो 1804 से लेके 1815 तक, ठीक है, 10 साल तक यहाँ पे इनका शासन रहता है। प्रथम प्रयास यहाँ पे देखिए अंग्रेजों जो गोरखे थे इनके द्वारा 1791 में किया जाता है, लंगूरौरा घेरा डालकर, ठीक है। 1800 फिर इसमें ही 1792 में संधि में प्रद्युमन शाह ने कर टैक्स देना स्वीकार कर लिया। मतलब यहाँ पे क्या होता है, लंगूरौरा घेरा होता है और उसके बाद ही क्या होता है, प्रद्युमन शाह यहाँ पे तो ये क्या करते हैं, इनको कर देने के लिए राजी यहाँ पे हो जाते हैं, टैक्स देने के लिए, ठीक है। फिर निर्णायक आक्रमण होता है। फिर देखिए 1803 में क्या होता है ना, गढ़वाल में भयंकर भूकंप आता है, तो वैसे ही यहाँ पे लोग परेशान रहते हैं, राजा परेशान रहते हैं, तो इसका फायदा उठाते हुए गोरखा यहाँ पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो अमर सिंह थापा व हस्तदल ने क्या किया, हस्त चतुरिया ने यहाँ पे फिर से आक्रमण किया, नेतृत्व में इनका आक्रमण किया जाता है और यहाँ पे प्रद्युमन शाह की मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। और खड़बुड़ा का युद्ध होता है आपका 14 मई 1804 को, ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जो कि आपका देहरादून में है, और प्रद्युमन शाह पे शहीद हो जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, गोरखाओं का शासन शुरू हो जाता है। अमर सिंह व रणजोर थापा का शासन हस्तदेव शाह प्रशासक यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो मेन चीज है यही है, और यही है ना उत्तराखंड में जो ये गोरखाओं का शासन था, इसको क्या कहते हैं, गोरख्याली कहते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोरख्याली का था, एक क्रूरता का प्रतीक था। ये गोरख्याली शब्द जो है ना, एक क्रूरता, मतलब इन लोगों ने क्या किया, बहुत मारकाट यहाँ पे की, ठीक है, बहुत क्रूर शासक थे। इसलिए इनके बाद जब 1815 का अंग्रेज शासन आता है ना, तो यहाँ के लोगों को अंग्रेज गोरखाओं के कंपेयर में जो अंग्रेजों का शासन था अच्छा लग रहा था, इसलिए यहाँ पे 1857 की क्रांति का भी ज्यादा देखने को मिला नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का शासन ना फिर भी ठीक ठाक था इनके कंपेयर में, क्योंकि ये तो बहुत मतलब इनको रक्त पिपासु कहा जाता था, मतलब खून पीने वाले इंसान गोरखाओं कहा जाता था, ठीक है। बहुत मारकाट ये लोग यहाँ पे करते थे। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम कुमाऊं के प्रमुख गोरखा सूबेदारों के या सुब्बा के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जोगा मल्लमहल, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अच्छे से पढ़ना। पहले आते हैं जोगा मल्लमहल शाह, इनका पीरियड रहता है 1791 और 92 में। तो प्रथम सुब्बा, क्वेश्चन पूछेगा कुमाऊं का प्रथम सुब्बा कौन था, तो प्रथम सुब्बा आपके जोगा मल्लमहल थे, ठीक है। और इनके द्वारा ही कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करा, जिसको हम बीसा नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं में पहला बंदोबस्त किसने करवाया, भूमि बंदोबस्त जोगा मल्लमहल ने करवाया। प्रत्येक व्यक्ति पर उन्होंने 1 रुपए का मांगा या राजकर या पोल टैक्स लगाया था, ठीक है, याद रखना। इसके बाद आते हैं काजी नरसाही। तो काजी नरसाही काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरे सुब्बा थे, और मेन चीज इनके टाइम पे ना मंगलवारी रात्रि कांड हुआ था। क्या हुआ था आपका, मंगलवारी रात्रि कांड हुआ था। अब मंगलवारी जो रात्रि कांड था ना, क्या था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इनके द्वारा बहुत से लोगों को क्या हुआ, एक कमरे बंद करके वहां पे मार दिया गया था, ठीक है। इसलिए इनको मंगलवारी रात्रि कांड के नाम से जाना जाता था। कहावत है कि मंगल की रात और नरसाई का पाला, ये कहावत है, तो कभी भी ना मंगल की रात और नरसाई का पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। तीसरे आते हैं अजय सिंह खास, ये थे तीसरे सुब्बा थे, और अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों का अब सामूहिक नरसंहार के द्वारा किया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। और कथन कहा जाता है कि इनके द्वारा एक कथन कहा गया कि देखिए वैसे तो देखा जाए तो इन ये जो गोरखा थे ना, ब्राह्मण और गायों काफी ज्यादा मानते थे, बट ये भी सभी ब्राह्मणों को नहीं मानते थे। तो इनके द्वारा एक कहावत की गई थी, तो ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं पूजे जाते हैं, ठीक है, इसलिए बोझा सिर पर रखो। तो ये अपने क्या करते थे, ब्राह्मणों से ना सर पे बहुत काम करवाते थे, बोझा रखा जाते थे। तो ये कहा था कि हम ब्राह्मणों के पैर पूजते हैं, सर नहीं पूजते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अजब सिंह खास का ये स्टेटमेंट यहाँ पे है कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। अगले हैं यहाँ पे अमर सिंह थापा,
चौथे और पांचवें हैं प्रबल राणा। तो क्रमशः चौथे और पांचवें सुब्बा है, इनका कार्य अत्यंत संक्षिप्त रहा, मतलब इनके बारे में इतना कुछ काम होता नहीं है। सुब्बा बमसा की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो छठा सुब्बा जो थे वो सुब्बा बमसा थे। तो ब्राह्मणों पर जो कुसही नामक कर लगाया था ना, ये इन्हीं ने लगवाया था। किसने? बमसा के द्वारा। और 1815 तक कुमाऊं में इनके द्वारा शासन यहाँ पे किया गया। ऋतुराज थापा 1806 में सूबेदार बने, लेकिन दोषी ठहराए जाने पर बमसा को पुनः सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेन है। जोगा मल्ल महल है, काजी नरसाही है, अजंसी ख्वास है और बमसा है। ये चार ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब गोरखाओं की कुछ न्याय प्रणाली थी। ठीक है, तो गोरखाओं की जो न्याय प्रणाली है उसको देखते हैं। और गोरखाओं की न्याय प्रणाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इनकी 3 टाइप की न्याय प्रणाली थी। क्या थी? 3 टाइप की न्याय। इसमें क्या करते थे? सच व झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य नामक 3 अग्नि परीक्षाएं करवाई जाते थे। क्या करते थे? 3 अग्नि परीक्षाएं। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो गोरखाओं की जो व्यवस्था थी ना, इसके अंतर्गत पहली बात तो जो गोरखाओं की शासन था, इसमें ये फौजी शासन था। एक क्या था? ये इनका फौजी शासन था। क्या था? एक फौजी शासन था, इसको याद रखना आप लोग। साथ ही साथ जो गोरखा सैनिक थे ना, इनका मुख्य हथियार क्या था? खुकरी था। खुकरी आप सबने देखा होगा। ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं, छोटा सा मतलब होता है जो आपने देखा होगा, आर्मी वगैरह जो होते हैं, आर्मी वाले पर्सन, उनके पास ही आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, और जिसका मेन केंद्र था, खुकरी जहां बनती थी वो था गढ़ी था। क्या था? गढ़ी में ये बनती थी। और खुकरी बनाकर लोरखा लोगों को, नेवारी जाति के जो लोहार वगैरह होते थे ना, वो इसको देते थे। ठीक है, इसी के साथ ही जो यहाँ की महिलाएं थी, उनको छतों पे जाने का अधिकार नहीं था। काफी ज्यादा मतलब ये था कि इनके लिए कड़े कानून थे यहाँ पे। ठीक है, और जो न्यायिक अधिकारी होता था गोरखाओं में, उनको विचारी कहते थे। क्या कहते थे? विचारी कहा जाता था। सुनाई से पूर्व वादी प्रतिवादी को महाभारत और हरिवंश की कसम थी। जैसे आपने देखा ना, कोर्ट वगैरह में भी क्या होती है, गीता की कसम खिलाई जाती है, वैसे ही ये गोरखाओं में भी क्या होता था, वादी और प्रतिवादी, जो क्या होगा, वादी होगा प्रतिवादी होगा, दोनों को ही यहाँ पे महाभारत या हरिवंश की कसम खिलाई जाती थी। और यहाँ पे 3 प्रकार की क्या थी? दिव्य अग्नि परीक्षाएं होती थी। सबसे पहली तो यहाँ पे है, ये है गोलादीप। तो गोलादीप क्या था? देखिए गोलादीप में होता क्या है ना, इसमें एक लोहे का गर्म डंडा होता था, छड़ होती थी। ठीक है, तो उसको हाथ में रखकर कुछ दूरी चलना पड़ता था गर्म पकड़ के। अगर उसमें क्या हो गया, व्यक्ति अगर उससे डंडे से हाथ छूट गया, गर्म होगा तो अभी छूटने वाला है वो। ठीक है, ये तो पता नहीं कैसे ये लोग करते थे। तो क्या होगा, अगर छूट गया तो उसको दोषी मान लिया जाता था। ठीक है, जिसका पहले छूट गया है। इसके बाद अगला आता था कढ़ाई दीप। अब कढ़ाई दीप में क्या था ना, एक कढ़ाई में क्या होता था, बहुत ज्यादा तेल डाल दिया जाता था, ऑयल डाल दिया जाता था, उसको खौलाते थे और कहते थे कि इसमें हाथ डालो। अगर उसमें हाथ जल गया, ऑब्वियसली हाथ जलना ही जलना है, हाथ जल गया तो जिस हाथ जलते क्या होगा, उसको यहाँ पे दोषी ठहरा दिया जाएगा। ठीक है, अजीब टाइप की यहाँ पे इनकी क्या थी? न्याय प्रणाली थी। तीसरा है तराजू द्वीप। ये थोड़ा और अलग है, इसमें ये साइंटिफिक चीजें लगती हैं। ठीक है, अब शाम को क्या होता था, अपराधी को पत्थरों से तोल, जैसे कोई अपराधी है उसको पत्थरों में तोल जाया था। अब वो जितने किलो का वो होगा पर्सन, उसके जो पत्थर होंगे ना, उन पत्थरों को एक जगह छुपा दिया जाएगा। ठीक है, और अगले दिन पुनः उन्हीं से तोल दिया जाएगा, उन्हीं पत्थरों से। अगर उसमें वजन हल्का, अगर उसका वजन क्या हुआ, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो तोलते पर वक्त अगर उसका क्या होता है, वजन अधिक हो जाता है, तो उससे क्या होता था, तो दोषी उसको, मतलब एक तो अगर कोई भारी हो गया तो उसको कुछ नहीं, अगर हल्का हो गया वो उससे, तो उसको दोषी मान लिया यहाँ पे जाता था। ठीक है, ये 3 प्रकार की इनकी क्या थी? दिव्य न्याय व्यवस्थाएं थी। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है, जो गोरखाओं के टैक्स थे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गोरखाओं शासन के समय जो कर थे ना, वो काफी इंपॉर्टेंट थे। तो चंद राजाओं के 36 रकम 32 कलम को समाप्त कर गोरखाओं ने नए कर बनाए थे। ठीक है, कुछ तो इनमें से रखे थे और कुछ अपने बनाए भी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृषि भूमि एवं संपत्ति कर। पहले हम कृषि से रिलेटेड देखे थे, मतलब भूमि और संपत्ति वाले। पहला आपका लैंड टैक्स, जिसको हम पुगाड़ी कर कहते थे। क्या कहते थे इसको? पुगाड़ी कर हमको इसको कहते थे। देखिए पुगारी कर में क्या था, एक प्रकार का क्या था, भूमि कर था। पुगारी क्या था, एक प्रकार का भूमि कर था। और इसमें लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी। सैनिकों का वेतन इसे दिया जाता था। जो पुगारी कर था ना, इसमें 1.5 लाख रुपए की आय होती थी और इसी से सैनिकों का वेतन यहाँ पे दिया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका पगड़ी या पगड़ी कर। ठीक है, तो जमीन या जायदाद के हस्तांतरण के समय लिया जाने वाला जो कर था ना, एक मुश्त कर था, उसको लिया जाता था, पगड़ी का इसको बोला जाता था। ठीक है, अगला है मांगा कर। अब मांगा कर क्या था ना, युद्ध के समय प्रत्येक नौजवान से 1 रुपए तात्कालिक कर के रूप में लिया जाता था, इसको मांगा कर कहते थे। अगला है आपका रहता एवं बहता कर। तो रहता होता था गांव छोड़कर भागे हुए लोग, जो गांव छोड़कर लोग चले गए हैं ना, उनसे लिया जाता था आपका रहता कर। और बहता कर था, कोई अगर अपनी संपत्ति को छुपाता है, ठीक है, तो छुपाई गई संपत्ति पर जो कर लिया था उसको बहता कर यहाँ पर कहते थे। अगला है आपका अदनी दफ्तरी। तो यह कर राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया था। देखिए खस जमींदारों ने किसके लिए? राजस्व के लिए। अब देखिए सेना के लिए पुगारी था,
और यहाँ पे राजस्व के और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनके लिए यहाँ पे ये कर था, अधिनी कर था। ठीक है, अगला है मेजबानी दस्तूर। तो यह टाई आना निश्चित होता था, कितना, ढाई आना निश्चित होता था। गांव के प्रधान थोकदार के अधीन होते थे, और गांव के जो प्रधान थे ना वो थोकदार के अधीन से होते थे, वो इसको इकट्ठा करते थे। इसी में ही एक आपका था सायर, इसको याद रखना, सायर कर। अब ये सायर कर था ना, ये सीमा और चुंगी से लिया जाता था, सीमा या फिर चुंगी से लिया जाता था। ठीक है, इसी के साथ ही एक आपका घी कर आएगा। घी कर ये था दुधारू पशुओं से, दुधारू पशुओं से ये लिया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही एक था आपका मिझारी कर। क्या था आपका, यहां पे था आपका मिझारी कर। तो मिझारी कर लिया जाता था, ये था आपका शिल्प कर्मियों व जागरिया ब्राह्मणों से। ठीक है, जागरिया ब्राह्मणों से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। एक आपका था टीका भेंट कर। ये तो अभी भी देखिए, टीका भेंट कर, जो टीका वगैरह लगाते हैं ना, भेंट होती है, तो उसमें ये शादी विवाह वगैरह में लिया जाता था। ठीक है, शादी विवाह, ये आपको इसके बारे में पता होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, इसी में ही एक इंपॉर्टेंट और हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टांट कर, या फिर इसको तान कर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो ये था ना, ये कर आपका दिया था हिंदू व भोटिया बुनकरों से। किससे, भोटिया बुनकरों से। इसको याद रखो, ये पूछा जाता बहुत बार, भोटिया बुनकरों से ये टान कर लिया था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। आगे देखते हैं, कुछ और है हमारे पास। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टीका भेंट कर। देखिए, सामाजिक व्यवसायिक है पशु कर। तो शादी विवाह पे लिया था। सोनिया फागुन था, इंपॉर्टेंट है, गोरखाओं के उत्सवों के। अब जो गोरखाओं का जो उत्सव वगैरह होते थे ना, उसके लिए सोनिया फागुन का लिया था। कुसही कर था, ये ब्राह्मणों पर था। ये किसने लगाया था, बमसानी। हमने अभी पढ़ा ना, कुसही कर किसने लगाया था, देखिए इस स्लाइड में हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, कुसई नामक कर सुब्बा बमसानी लगाया था, देखिए यहाँ पे पढ़ा था हमने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मणों पर था, और 260 नाली जमीन पर लिया, हथियाई गई जो जमीन थी उस पर ब्राह्मणों पर 5 रुपए प्रति मवासा ये लिया जाता था। ठीक है, अगला हम देखते हैं व्यवसायिक कर की बात करते हैं। ट्रेड में टान कर की मैंने बात कर ली, हिंदू भोटिया व बुनकरों से लिया जाता था। मिझारी का शिल्पकर्मियों व जागरीय ब्राह्मण से लिया जाता था। तिमारी कर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका तिमारी कर रहने वाला है, ये क्या होता था, फौजदार 4 आना व सूबेदार 2 आना दे होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सैनिकों को दे होता, वेतन होता था, इसके तहत फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पशु एवं चरागाह कर। ठीक है, ये था घी कर। दुधारू पशुओं पर जो कर लिया जाता था वो आपका घी कर था। और दोनिया कर, ये इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी पशुपालकों द्वारा मेवाती और हिंदी भावर में वसूला जाता था। ठीक है, जो पहाड़ी पशुपालक थे ना, ये जब मेवात या हिंदी भावर क्षेत्र में जाते थे, तो वहां पे इनसे दोनिया कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो आपका ये मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मेन यही करते, तो आपको पता इनके बारे में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रशासन, समाज एवं स्थापत्य कला की यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, गोरखा लोग खासकर, मैंने पहले ही बात किया आप लोगों को, गाय व ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, बहुत मानते थे। और उसमें भी देखा जाए तो जो आपके पांडे ब्राह्मण थे और आपके जो उपाध्याय ब्राह्मण थे, इनको ज्यादा यहाँ पे पूजा जाता था। ठीक है, अब इनका शासन क्या था, फौजदारी साथ प्रशासन था, फौजी शासन था इनका। मुख्य हथियार इनका खुकरी था, जो कि नेवार जाति के लोहार बनाते थे। महिलाओं की छतों पर चढ़ने पर पाबंदी थी इनकी। काश्तकारों के कर ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। भाषा और साहित्य की बात करता हूँ, तो राजभाषा इनकी गोरखाली है। संपूर्ण साहित्य की बात करें, नेवारी भाषा में रचित है इनका। इसके अलावा खसकुरा भाषा भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है नेपाल के अंतर्गत। समाज एवं धर्म की बात करते हैं, तो गाय व ब्राह्मणों का सम्मान था यहाँ पर। प्रमुख जातियां कौन कौन सी थी, राई, गुरुंग, लिंबू या थापा, इनकी यहाँ पे जातियां रहती थी। इष्ट देवता इनके कौन थे, गोरखनाथ थे। प्रिय त्योहार की बात करें तो दशई त्योहार, जिसमें ये क्या करते हैं, अपने हथियारों की पूजा करते हैं। और क्या करते थे यहाँ पे, मतलब शिकार, शिकार तो नहीं कहेंगे, बलि प्रथा बहुत ज्यादा भी प्रचलित है यहाँ पे। ठीक है, दशहरे के टाइम पे अभी भी आप देखेंगे ना, तो ये गोरखा लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं गाय। जैसे गाय तो नहीं कहेंगे, गाय को तो पूछते हैं, बकरी वगैरह भी काटते हैं लोग। ठीक है, और ये बहुत चाव से इसको खाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्थापत्य व तीर्थ की बात करूं तो 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्थापत्य कला में। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर में तीर्थयार्थियों के लिए सदावर्त, सदावर्त क्या था, क्वेश्चन पूछेगा, तो मुक्त भोजन की व्यवस्था ये लोग करते थे। ठीक है, देहरादून में गुरु राम राय के महंत हरिसेवक को भी चुना गया था। तो हरिसेवक का क्या क्या था, कढ़ाई दीप वगैरह किया गया था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध की हम यहाँ पे आपका कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें, ठीक है, मतलब
अंग्रेजों और नेपालों का युद्ध की 1814-1816 में चतुर्मुखी आक्रमण देखने को मिलता है। अब ये स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना क्योंकि मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे कारण क्या था। देखिए अब ये जो आपका सुगोली संधि होती है, जो अटैक होता है, वो मेन कारण क्या था उसका। ये अटैक तो होता है, ठीक है, वहां पर भी ये शासन कर रहे थे, बट मेन जो कारण था ना, जो आपका यूपी के अंतर्गत गोरखपुर जगह है ना, वहां पे एक बुटवल प्रांत था, ठीक है, जहां पे 200 गांव थे और इन 200 गांवों पे गोरखाओं ने क्या कर लिया था, अपना शासन कर लिया था, यहाँ पे कब्जा कर लिया था। इसी क्रम में लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, इनके द्वारा सेना को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब ये 4 सेनाएं कहां कहां अटैक करती है, ये याद रखना। देखिए पहली बात, काठमांडू पर अटैक जो करते हैं वो मेजर जनरल मॉर्ले करते हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के रास्ते नेपाल में चढ़ाई करते हैं और राजधानी काठमांडू पर हमले का आदेश दे देते हैं। कहां से, बिहार के रास्ते, ठीक है। जैसे अब ये उत्तराखंड का ये मैप है, ठीक है, ये हो जाए तो यहाँ पे उत्तराखंड है, ये आपका नेपाल है, तो यहाँ पर बिहार है, तो यहाँ से अटैक किया करता है, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर क्षेत्र में तो मेजर जनरल जे.एस. वुड, ठीक है, ये नाम जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, फिर से 2 बार पढ़ना। काठमांडू से मॉर्ले, गोरखपुर से जे.एस. वुड, और गोरखपुर मोर्चे पर हमले के लिए तैनात किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट इसके आता है खलंगा वाला, क्योंकि ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो खलंगा में मेजर जनरल जेलेस्पी और 3500 सैनिकों के साथ ही हमला करते हैं। क्योंकि अब देखिए खलंगा में 1804 में क्या होता है, प्रद्युमन शाह का हराने के बाद यहाँ पे गोरखाओं का क्या शासन रहता है गढ़वाल के अंतर्गत, तो 35 सैनिकों के साथ यहाँ पे हमला होता है और 31 अक्टूबर 1814 में वो नालापानी दुर्ग में जेलेस्पी मारा जाता है। तो यहाँ पूछा जाता है जेलेस्पी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो नालापानी दुर्ग में हुई थी। और गोरखा नेतृत्व यहाँ पे कौन कर रहे थे, बलभद्र सिंह थापा यहाँ पे करते हैं, और इनके पास 420 जवानों की क्या होती है, यहाँ पे मृत्यु, डेथ हो जाती है, ठीक है। बलभद्र सिंह थापा यहाँ पे थे और जेलेस्पी यहाँ पे अंग्रेजों की साइड से थे। इसके बाद अगला पश्चिमी सीमा की बात करूं तो जनरल मेजर जनरल ऑक्टोलोनी, ये याद रखना, सतलुज एवं यमुना नदी के मध्य, जो आपका हिमाचल वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें सतलुज एवं यमुना नदी के मध्य ब्रिटिश सेनापतियों एवं योग्यतम सेनापति, तो ब्रिटिश सेनापतियों में कहा था सबसे योग्य सेनापति कौन थे, ऑक्टोलोनी थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड आपको देखने को मिलती है एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं, अब निर्णायक युद्ध संधियां और गोरखा शासन का अंत की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए 25-27 अप्रैल 1815 को क्या होता है, अल्मोड़ा का पतन हो जाता है, ठीक है। तो कर्नल निकोलस का अल्मोड़ा पर हमला होता है और गार्डनर व बमशाह के बीच संधि होती है और कुमाऊं छोड़ने पर ये प्रस्ताव को मंजूर के लिए राजी हो जाते हैं। 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि और अमर सिंह थापा और ऑक्टोनी के बीच ऐतिहासिक समझौता यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही 2 दिसंबर 1815 को सगोली की संधि होती है, ठीक है। गजराज मिश्र नेपाल व कर्नट वेडरसा ब्रिटिश के बीच हस्ताक्षर यहाँ पे इसमें किए जाते हैं और 4 मार्च 1816 को संधि की स्वीकृति मिल जाती है और नेपाल सरकार द्वारा संधि अस्वीकार करते पर अंग्रेजों ने काठमांडू पर चढ़ाई कर दी जाती है और अंत 4 मार्च 1816 को नेपाल द्वारा सगोली की संधि स्वीकार कर ली। पहले इनने मानी, बट बाद में पहले ने साइन किया बट इन्हें मानी नहीं, फिर लास्ट में क्या होता है, फिर इनके द्वारा 4 मार्च को फिर जब अटैक किया जाए दोबारा से, तो यहाँ पे फिर ये इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसका परिणाम क्या निकलता है, तो कुमाऊं गढ़वाल ब्रिटिश अधीन और सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत मिली, शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत में बनाया गया था, ठीक है। तो जो हम पढ़ते हैं 1815 में, फिर क्योंकि यहाँ पे पहले जब अटैक होता है तो ये हरिद्वार भाग 1804 में सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग जाते हैं, ज्वालापुर में रहते हैं। इसके बाद ये अंग्रेजों से क्या करते हैं, बात करते हैं और यहाँ पे अटैक करवाते हैं और यहाँ पे फिर स्वतंत्र राज्य यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम कुछ क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। देखिए गोरखकालीन शब्दावली की बात करूं तो कटुआ जो थे वो ब्राह्मण दास थे, विचारी न्यायाधीश को कहा जाता था, जागरिया या जागचा कार्यरत सैनिक को कहते थे, डाकरिया यहाँ 2 वर्ष के लिए सेवामुक्त सैनिक जो थे, 2 वर्ष के लिए जो सेवामुक्त सैनिक थे उनको डाकरिया कहते थे। ठाकरिया क्या थे, ठाकुरिया ये पेंशन प्रधान अधिकारी होते थे, ठीक है। देखिए ढाकरिया में खाली 2 वर्ष के लिए काम करना होता था और ठाकरिया में यहाँ पे पेंशन मिलती थी, मतलब लंबे समय तक काम करते थे। कामी जो थे शिल्पकारियों को ये लोग कामी कहते थे। मनीचौल जो थे सेना में सेवा के बदले दी जाने वाली जो भूमि थी ना, उसको मनीचौल भूमि कहते थे, ठीक है। प्रमुख सेनानियों की बात करूं तो अमर सिंह थापा नेपाल सरकार का सर्वोच्च अलंकार काजी इनको पद मिला था। रणजोत सिंह थापा की बात करूं, अमर सिंह थापा के पुत्र मोलाराम ने इन्हें दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हस्तशिल्प चौतरिया की बात करता हूं तो कृषकों के प्रति उदार, इनके समय हरिद्वार दासों बिक्री का केंद्र था। तो देखिए अंग्रेज ये जो आपके गोरखा थे ना, इनके समय ना ये बहुत दासियों का क्या कहते थे, मतलब ये बहुत बहुत मतलब क्रूर होते थे, ठीक है, रक्त पिपासु होते थे। तो इनके द्वारा
क्या कहते हैं, ये एक मतलब इनने हरिद्वार को ही क्या कर दिया था, दासों के विक्रय केंद्र बना दिया था। ठीक है, तो लार्ज स्केल पे ये लोग ना लोगों पे अत्याचार बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, बहुत बहुत मतलब क्रूर बहुत होते थे। ठीक है, बहुत गुस्सा होता है इनमें। अगली बात करूं मैं भैरव सिंह थापा की बात करूं, तो मोलाराम से जागीरें छीन ली इनकी तरह। कैप्टन हिरेसी 1815 में गोरखा अफसरों को चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती, अत्यंत लालची कहा गया। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस सेना नायक ने, किस ब्रिटिश सेना नायक ने गोरखाओं को चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती, अत्यंत लालची और रक्त पिपासु कहा था? ये कैप्टन हिरियसी ने कहा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी स्लाइड्स थी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। काफी अच्छी स्लाइड थी। अगर इतना भी आप कर लेते हैं ना, ये पूरा आपका गोरखा प्रशासन यहाँ से कवर हो गया है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें ना, आपको चीजें पूरी यहाँ पे याद हो जाएंगी। दोबारा आपको गोरखा प्रशासन पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,